हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। और आज हम देखेंगे बाबर से आगे का जो पार्ट है वो हुमायूं का है, क्योंकि बाबर से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। तो आज हम देखेंगे बाबर के बाद हुमायूं, क्योंकि बाबर मर चुका है, अब उसके बाद हुमायूं आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी तो मैंने उसमें जल्दबाजी में या गलती से कह लो, मैंने ये कह दिया था कि बाबर की जो पुस्तक है ना, तो जो कि बाबरी बाबरनामा, वो उसने फ़ारसी में लिखी है। बट आप यहाँ पे उसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, वो उसे फ़ारसी में नहीं, उसने तुर्की भाषा में लिखी है, क्योंकि फ़ारसी और अरबी का बाबर को मतलब ज्ञान नहीं था। तो ना ही उसने कभी इन भाषाओं को कोट किया। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, फ़ारसी और अरबी में बाबर का पूरा बेदखल था। मतलब उसे ये पसंद नहीं था। उसे तुर्की भाषा के, जो उसकी मातृभाषा थी, दो मशहूर लेखकों में गिना जाता है। यही मैंने बताया। उसका सुप्रसिद्ध समरण तुझो के बाबरी बाबरनामा विश्व के साहित्यिक अद्वितीय कृतियों में से एक मानी जाती है। उसकी दूसरी रचनाओं में एक मसनवी और एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ का तुर्की में अनुवाद शामिल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। वो जल्दबाजी में कह लो या गलती से मैंने फारसी बता दिया है, तो मैंने आपको दिखा भी दिया है। लास्ट वीडियो हम कर चुके थे, बाबर मतलब मर गया था बाबर, और मैंने आप लोगों को ये बताया था, क्या कहते हैं, इधर देख लीजिए, कि बाबर में भारत आने के आगमन का महत्व। ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण नहीं है, बट मैंने फिर भी आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप बता दिया था। मतलब इसमें ये बताया गया है कि बाबर इंडिया में आया ना, तो उससे हमारे इंडिया को क्या हानि हुई और क्या नुकसान हुआ। अगर मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ ना, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल और कंधार पहली बार उत्तर भारत पर आधारित एक साम्राज्य के अभिन्न अंग बने। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा कारण यह बताया गया है कि उन पर अधिकार जमाकर बाबर, जो ये कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद जो काबुल और कंधार थे ना, ये उत्तर भारत के मतलब साम्राज्य के अभिन्न अंग बन गए। मतलब ये भी भारत का हिस्सा बन गए। ठीक है। उन पर अधिकार जमाने के बाद बाबर उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 200 वर्ष तक भारी हमलों से भारत को सुरक्षित रखा। मतलब बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी ना, और लगभग 200 साल तक मुगल रहे। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि 200 साल मुगल रहे, कोई मतलब बाहरी ताकत नहीं आई मुगलों के अलावा। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा ये है, ये दो नगर पूर्व में चीन और पश्चिम में भूमध्य सागरीय बंदरगाहों तक जाने वाले काफिलों के प्रमुख बिंदु थे। ये बताया कि मतलब जब मुगल साम्राज्य यहाँ चल रहा था ना, तो बाबर में कौन से मतलब हानि हुई और कौन से फ़ायदे हुए। फ़ायदा तो ये हुआ कि जब मुगल 200 वर्ष तक रहे तो बाहरी ताकत कोई आई नहीं। और सबसे मेन कारण ये है कि जो काबुल और कांधार थे ना, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद, वो भी अब इंडिया में मिला लिए गए, क्योंकि बाबर ने इनको जीत लिया था। और तीसरा ये है कि ये दोनों जो पूर्व में चीन और भूमध्य सागरीय के बंदरगाह तक काफिलों का प्रमुख बिंदु था। तो ये हमारे फ्रेंड्स एग्जाम से कुछ रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। अगर फिर भी आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से। मतलब बाबर से जो भी रिलेटेड था ना, वो मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें यही बताया गया है कि बाबर मतलब पूरा टाइम से पंक्चुअल था। मतलब वो पूरा स्ट्रिक्ट था, सख्त था, पंक्चुअल था। और उसके पास जो तोप खाना था वो मतलब उच्च किस्म का था। देखिए ये लिखा हुआ है, बाबर ने भारत में युद्ध नीति की एक नई शैली को परिचित कराया बाबर को। ठीक है फ्रेंड्स। बाबर ने भारत को मतलब एक युद्ध नई जो तोपे खाना थी उससे परिचित कराया। ये तोप खाना और घुड़सवार सेना का कुशल समन्वय था, क्योंकि भारत में तोप मारू तो पहले था, लेकिन बट उतना नहीं था, यूज नहीं करते थे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। जैसे ये है, तोप खाना बहुत खर्चीला था, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ वही शासक करते थे जिनके पास पर्याप्त साधन थे। इस तरह के छोटे छोटे रजवाड़े, मतलब जब एक बड़ा राजा बन जाता तो छोटे छोटे रजवाड़ों का युग समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसमें बताया गया है। बट मेन जो मैंने था ना,
वो आपको बता दिया है। और यहाँ पे ये देखो, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, बाबर शराब और अच्छी सोबत का शौकीन था, मतलब वो महंगी शराब वगैरह पीता था। और जैसा कि मैंने अभी बताया, शादी में कठोर अनुशासनशील, सख्त काम लेने वाला भी था, वो पंक्चुअल था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यही कहना चाहता था। और ये देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसने सांगा की लड़ाई के बाद जिहाद उठाया। मैंने बताया था ना कि जब महाराणा सांगा से उसने मतलब लड़ाई हुई थी, जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लो आप। मेरा थोड़ा बाबर को रिवाइज कराने का यही मतलब था कि आप, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि यहाँ बाबर की जो फारसी में लिखी हुई थी, बट वो गलती होगी, अब कुछ भी कह लो, बोल दिया तो बोल दिया, गलती थी। तो इसलिए आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। उसने ये तुर्की में लिखी है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। उसने अपनी मातृभाषा तुर्की के अभिलेखों में मतलब बाबर बहुत ही तुर्की भाषा का प्रसिद्ध लेखक कह लो या ज्ञानी कह लो, कुछ भी है। ठीक है बस फ्रेंड्स, हम ये देखो, फारसी में मतलब फारसी ना तो वो कभी बोलता था, ना उसे पसंद था अरबी फारसी। उसे तुर्की भाषा की, जो उसकी मातृभाषा थी, मशहूर लेखकों में गिना जाता था। मतलब बाबर लेखक भी था और मतलब ज्ञानी भी था अच्छा। और ये यार, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया कि उसने सुंदर बाग लगवाए, बाग बगीचे लगवाए। अब चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है आज का। ठीक है फ्रेंड्स, ये है वो, क्योंकि बाबर को तो निपटा दिया है, अब बाबर का बेटा। ठीक है, तो यहाँ से देखना फ्रेंड्स, कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा। तो चलिए, अब बाबर मर चुका है। तो 23 साल की युवा अवस्था में हुमायूं 1530 दिसंबर 1530 में बाबर का उत्तराधिकारी बना। मतलब बाबर के मरने के बाद हुमायूं आया। और जब हुमायूं गद्दी पर बैठा था ना, तो जब हुमायूं आगरा की तख्त पर बैठा, तो काबुल और कांधार उसके साम्राज्य में शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, काबुल और कांधार बाबर के मरने के बाद तब भी क्या कहते हैं, हुमायूं इसमें मुगल साम्राज्य में ही शामिल थे। और बाबर के मरने के बाद जब हुमायूं तख्त पर बैठा आगरा की गद्दी पर, तब भी काबुल और कांधार हुमायूं के पास ही थे। लेकिन जो मेन ट्विस्ट कहानी का यहाँ यहाँ से शुरू होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाबर तो मर चुका था, वो देख वेल एक्सपीरियंस था, और ये अभी नया नया है, तो इसे कुछ पता नहीं था। और इसने जो मुगल साम्राज्य की जो सबसे बड़ी गलती कही जाती है, वो गलती ये है कि इसने अपने राज्य को ना अपने चारों भाइयों में डिवाइड कर दिया। इसके 3 भाई और थे, चौथा हुमायूं था, तो इसने ना डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद ही यहीं से इनकी मतलब कहानी लड़खड़ाने लगती है। तो डिवाइड करने के बाद देखना फ्रेंड्स, जो कामरान था ना, इसको कामरान को मिला, कामरान गरीबी के मारे हुए क्षेत्र। ये देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कामरान गरीबी के मारे हुए क्षेत्र, इन क्षेत्रों से संतुष्ट नहीं था। मतलब कामरान को ये काबुल और कंधार दिया गया। ये देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड, कंधार हुमायूं के छोटे भाई कामरान की निगरानी में थे। उसका मानना यह था कि उसकी निगरानी में उसका रहना संभावित था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो काबुल और कंधार थे ना, ये हुमायूं के छोटे भाई कामरान को दिए गए, पर ये बहुत ही पिछड़े इलाके थे, मतलब गरीबी वाले इलाके थे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ, कामरान गरीबी के मारे हुए इन क्षेत्रों से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह लाहौर और मुल्तान की ओर चला, या उसने कूच किया और इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो इन क्षेत्रों से खुश नहीं था, इसलिए वह उधर लाहौर और मुल्तान की तरफ गया या कूच किया, और उनने अपना मतलब ऊपर जाके कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। कामरान को पंजाब और मुल्तान देने का तात्कालिक लाभ यह हुआ कि उसके पश्चिमी सीमाओं की चिंता किए बगैर हुमायूं पूर्वी भागों पर ध्यान रखने के लिए मुक्त हो गया। तो मतलब कामरान को ये पंजाब और मुल्तान मिल गया, तो मतलब इससे थोड़ी हुमायूं की थोड़ा टेंशन फ्री हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिखा हुआ चिंताओं के बगैर हुमायूं पूर्वी पूर्वी भागों पर ध्यान रख सकता था। मतलब उसे तो लगने लगा कि इधर पश्चिम में तो ये काम मुल्तान और पंजाब है ही, तो इधर से मैं थोड़ा टेंशन फ्री हूँ। अब मैं जो पूर्वी सीमाएँ हैं उन पर ध्यान देने के लिए वो मुक्त हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, हुमायूं ने पूरब में अफगानों
की तेजी से बढ़ती शक्ति और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का भी सामना करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुमायूं जो पूर्व में अफगान थे ना, वो अफगान में यही था, शेर खान था, और इधर गुजरात में जो बहादुर शाह था उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये शेर खान और ये बहादुर शाह, ये मतलब इनकी दिन प्रतिदिन शक्ति बढ़ती जा रही थी और ये सोच रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर कब्जा करें, तो इसीलिए हुमायूं थोड़ा टेंशन में आ गया और इनको फेस करने लगा। और फिर नेक्स्ट 1532 में दोहा नामक एक स्थान पर उसने अफगान सेनाओं को हराया और बिहार को जीत लिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने 1532 में दोहा नामक स्थान पर उन अफगान सेनाओं को हराया जिन्होंने बिहार को जीता हुआ था। ठीक, और जौनपुर को भी तहस नहस कर डाला। ये देखो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जौनपुर को भी तहस नहस कर डाला। इस सफलता के बाद हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला। ये लिखा हुआ है उन फ्रेंड, चुनार पर घेरा डाला, यह शक्तिशाली किला था। चुनार पर जो घेरा डाला था ना, ये बहुत ही शक्तिशाली किला था। पूर्व के बीच आगरा और पूरब के बीच यह जल और स्थल मार्ग का नियंत्रण करता था तथा पूर्वी भारत का द्वार कहलाता था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है फ्रेंड्स कि हुमायूं के समय पूर्वी भारत का द्वार कौन कहलाता था, तो ये था चुनार का किला। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। चुनार अफगान सरदार शेर खान के अधिकार में था। चुनार अफगान सरदार शेर खान के अधिकार में था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना यहाँ से कहानी में ट्विस्ट क्या आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आगे। देखो क्या कहते हैं, हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाल लिया और चुनार अभी अफगान सरदार शेर खान के कब्जे में है। उसने मतलब किले की घेराबंदी कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो ये शेर खान था ना, इसने सॉरी फ्रेंड्स, जो ये शेर खान था ना, इसने हुमायूं को समझाया कि जो ये किला है ना, ये मेरे पास ही रहने दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए लिखा हुआ है, उसने चुनार अफगान सरदार शेर खान के अधिकार में था। जो किला था ये इसके पास था। तो उसने, देखो यहाँ लिखा हुआ है, उसने हुमायूं को मना लिया। उसने हुमायूं को समझाया या मना लिया कि किला उसी के हाथों में रहने दिया जाए और बदले में मुगलों का वफादार बना रहने और जमानत के तौर पर अपने बेटे को हुमायूं के पास भेजा। तो जो ऐसे कि अभी ऊपर पढ़ा है हमने कि हुमायूं ने जो चुनार का किला था ना, उसे घेर लिया था। तो इसने शेर खान ने ये कहा कि आप किले का घेराबंदी मत करें और मेरी बात सुने कि किला मेरे पास ही रहने दिया जाए, और इसके बदले मैं ये कहता हूँ कि मैं मुगलों का ना हमेशा वफादार मतलब ईमानदार बन के रहूँगा। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता ना, तो आप मेरे जमानत के तौर पर मेरे बेटे को रख लीजिए अपने पास। ठीक है भाई, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वफादार बना रहने का वादा दिया और जमानत के तौर पर अपने बेटे को हुमायूं के पास भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा तो इसमें बहुत कुछ है, बट हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं बिल्कुल आपको बेसिक से एकदम अपर लेवल तक लेके जाऊंगा। जैसे कि IAS और BCS के जो स्टूडेंट होते हैं वो एकदम डीप में ऐसे ही नॉलेज गेन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है फ्रेंड्स कि जो शेर खान था ना, उसने मतलब जमानत के तौर पर किसको रखा था, हुमायूं के पास। तो उसने अपने बेटे को रखा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, खासकर PCS और UPSC में। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, ये बहादुर शाह क्या कर रहा था उस टाइम। जैसे कि हमने इसके ऊपर पढ़ा है इसके बारे में, बहादुर शाह जो लगभग हुमायूं की उम्र का था ना, एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। 1526 में गद्दी पर बैठने के बाद उसने मालवा को जीता और फिर उसने राजस्थान का रुख किया। मतलब देख लो, एक को जीत लिया, मतलब लालच और बढ़ गया, तो उसने राजस्थान की ओर रुख किया या चल पड़ा। फिर चित्तौड़ पर घेरा डालकर राजपूतों की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। मतलब राजपूतों की शक्ति को तहस नहस कर दिया।
ठीक है फ्रेंड, इसी समय राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधकर उसकी मदद मांगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो राणा सांगा था ना, इसे तो बाबर ने यानी कि हुमायूं के पापा ने निपटा दिया था। लास्ट वीडियो हम पढ़ चुके हैं ये। अब इसकी जो वाइफ है ना, विधवा कर्णावती, ये हुमायूं को राखी बांधकर मतलब अपना भाई बना लिया और इसे मदद मांग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलिए फ्रेंड्स, हुमायूं से मदद मांगी और हुमायूं ने भी उसे मना नहीं किया। उसने सूरबीरों की तरह उसकी मदद की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फिर दिल्ली, ये दो क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जामों में और कितनी बार रिपीट किया होगा। दिल्ली में हुमायूं ने एक नया शहर बसाया जिसे उसने दीनपना नाम दिया, या आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर दीनपना बसाया, बट मैंने इसे यही लिखा हुआ है, बसाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखेंगे। और यही वो मतलब ये एक पुस्तकालय होता है कहा जाता है, और लास्ट में वो यहीं से गिर के मर जाता है। तो हम आगे देखेंगे, अभी चलते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये दिल्ली में इसने दीनपना शहर बसाया था ना, अब देखिए उसका क्या महत्व था। तो दीनपना शहर बसाने का उसका मकसद यह था कि अगर आगरा पर बहादुर शाह का खतरा मंडराया तो यह दूसरी राजधानी का काम कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लो इसने ये इसलिए बनाया था कि अगर मान लो बहादुर शाह वहाँ के जंग भंग करता है या लड़ाई करता है या कब्जा कर लेता है, तो मेरी दूसरी राजधानी के रूप में ये दीनपना शहर है जो दिल्ली में बसाया, तो ये काम करेगा। तो मतलब इसने इधर ये नगर बसा दिया दीनपना नाम का, तो उधर दूसरी तरफ ये बहादुर शाह ने अंग्रेज़ों को अजमेर को जीत चुका था और उसने पूर्वी राजस्थान को भी रौंद डाला। ठीक है फ्रेंड, एक तरफ वो है कि मतलब जीतता जीतता आ रहा है, सबको कुचलता हुआ आ रहा है। इधर मतलब ये हुमायूं थोड़ा डर में है, देख रहा है, इसकी हरकतों पर नज़र रख रहा है और ये अपनी इधर रणनीति तैयार कर रहा है। तो मतलब अब इधर ये बहादुर शाह आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ते हुए बहादुर शाह के खतरे के मतलब अब हुमायूं पूरा जोश में आ गया। तो हुमायूं ने ये कहा है कि बहादुर शाह के नाम का जो खतरा है ना, उसे हमेशा के लिए मिटाने के लिए हुमायूं अब मालवा की ओर चला और मालवा पर हमला किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है, खतरे को हमेशा के लिए मिटाने के लिए हुमायूं ने अब मालवा पर हमला किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बहादुर शाह, देखो ये है ना, बहादुर शाह बिना लड़े चित्तौड़ छोड़कर, ये देखिए, बहादुर शाह बिना लड़े चित्तौड़ छोड़कर मंदसौर के पास स्वयं को खेमे के किले में बंद किया। तो मतलब जब इसने हुमायूं ने मालवा पर हमला किया ना, तो ये बहादुर शाह मतलब बिना लड़े ही चित्तौड़ को छोड़कर मंदसौर के पास स्वयं को अपने आप को ना एक किले में बंद कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा आपको, अब देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, बहादुर शाह बिना लड़े चित्तौड़ चित्तौड़ को छोड़ दिया और मंदसौर के पास स्वयं को अपने खेमे में एक किला बंद कर लिया। हुमायूं ने उसे मजबूर कर दिया। ये लिखा हुआ है, हुमायूं ने उसे मांडू जाने पर मजबूर कर दिया। मतलब वो वहाँ भी पहुँच गया जहाँ उसने किले में बंद था ना, तो वो वहाँ भी पहुँच गया। फिर हुमायूं ने उसे मांडू जाने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए फ्रेंड, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब वो बहादुर शाह मांडू चलिए फ्रेंड्स, बहादुर शाह मांडू चला गया था, लेकिन अब मांडू भी वो बाबर वहाँ पहुँच गया, तो मांडू से भागकर चंपानेर गया। ये देखिए लिखा है, बहादुर शाह मांडू से भागकर चंपानेर गया। हुमायूं वहाँ भी पहुँच गया, मतलब पीछे ही पड़ गया हुमायूं, मतलब इतना ढीठ था गया ये। मतलब वो चंपानेर चला गया, तो चंपानेर भी पहुँच गया। वो देखना, ये हुमायूं वहाँ भी पहुँच गया। बहादुर शाह भागकर अहमदाबाद और अंत में काठियावाड़ पहुँच गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहानी कैसे आगे बढ़ रही है आप समझ रहे हैं, और आप देख रहे हैं स्टडी विद आंसर। फ्रेंड्स, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और थोड़ी
स्क्रीन सी हिल रही है, बट अब मैं इसका भी इंतज़ाम थोड़े दिन में कर लूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी नया नया चैनल बनाया ना तो अभी ज़्यादा इक्विपमेंट है और ना ही ज़्यादा पर अभी कोई और, मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ, शूट करता हूँ हाथ में कैमरा पकड़ के, और फिर नीचे बुक भी है, उसके थ्रू आपको समझाना भी होता है। बट फ्रेंड्स आई होप आई ट्राइंग माई बेस्ट फॉर एवरी वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। बकवासबाजी में बहुत कमी करता हूँ अपनी वीडियो में, जो भी बेस्ट निचोड़ है वीडियो का, बेस्ट कंटेंट, साफ़ सुथरा कंटेंट, वही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। बट आप धैर्य बनाए रखें, जैसा कि मैंने कमिटमेंट की है कि मैं आपको बेसिक लेवल से लेके एकदम अपर लेवल तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि खासकर जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी पीसीएस हो गया या यूपीएससी होगी, तो उसमें लिखना पड़ता है पेपर में डेप्थ में जाके, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एकदम वैसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराना उन्हीं के जैसा, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हिंदी में कंटेंट हर कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा आपने, जो भी कुछ है वो इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराते हैं डेप्थ में जाके, बट वो हिंदी में बहुत ही कम कराते हैं। तो मैं आप लोगों को हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, और हिंदी में टाइप करना, अगर मैं ये टाइप करने बैठूँ ना, तो मतलब होली तक मैं ये चैप्टर ही टाइप कर पाऊँगा, वो भी कंप्यूटर पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप वीडियो के थ्रू ही आपको करा दिया जाए, ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, और आप लोगों को एक एक दो दो वीडियो प्रोवाइड करा दूँ एक एक चैप्टर की, क्योंकि मानोगे नहीं फ्रेंड, देखिए एक चैप्टर में ना 30 35 पेज हैं। अब आप देख लो, ये देखो पेज नंबर लिखा हुआ है 208, और ये हमने चैप्टर शुरू किया था 195 पेज नंबर से, देख लो, और अभी आगे भी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वो काठियावाड़ पहुंच चुका है, सो जस्ट फ्रेंड फर्दर चलते हैं आगे। गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं, मतलब अब ये तो इसने भगा दिया है गुजरात से, अब ये काठियावाड़ वगैरह पहुंच गया है। तो गुजरात जीतने के बाद हुमायूं ने अपने बेटे, अपने छोटे भाई, सॉरी फ्रेंड ये छोटे भाई लिखा हुआ है, अपने छोटे भाई अस्करी के नियंत्रण में दे दिया। मतलब गुजरात को जीत लिया इसने, और अपने छोटे भाई को कहा कि जाओ आज से तुम इसके, मतलब तुम्हारे अंडर है ये, और तुम जाओ यहाँ इस पर राज करो, नियंत्रण करो और मौज करो। बट जो ये इसका छोटा भाई था ना, ये इनएक्सपीरियंस था, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ये देखिए अनुभवहीन था, क्योंकि अब हुमायूं तो चला जा चुका है, गुजरात से आगरा पहुंच गया, और ये इसका छोटा भाई था ना, ये अस्करी, ये अनुभवहीन था, मतलब वेल एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसी का देखना फ़ायदा उठाएगा ये, जो ये क्या कहते हैं बहादुर शाह। अब हुमायूं चला गया, बहादुर शाह एकदम भाग कर यहाँ छिप गया था, तो अब वो धीरे धीरे अपनी शक्ति, बहादुर शाह की शक्ति पुनरुत्थान हुआ, मतलब उसने अपनी शक्ति को रिगेन किया, मतलब फिर से अपनी सेना वेना बनाई, और अस्करी के हाथ पांव फुला के रख दिए, मतलब अपनी ताकत बढ़ाई, अपनी शक्ति बढ़ाई, अपनी सेना को इकट्ठा किया, और मतलब जो इसका छोटा भाई था ये पहले एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसके देख के इसके होश उड़ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मतलब इन दोनों के बीच कहा सुनी हुई, और अंत में एक संधि हो गई। इसने इसके भाई को पढ़ा दिया, जो ये था ना बहादुर शाह, बहादुर शाह ने इसके अस्करी को मतलब अपने भाई के खिलाफ भड़का दिया। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, बट ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूँ। अगर हुमायूं को आगरा की देखभाल करने के लिए अपने से अलग साम्राज्य बनाने का प्रयास किया, तो इसने मतलब उल्टी पट्टी बिठा दी अपने भाई के खिलाफ। तो हुमायूं आता है, इसको मतलब लड़ाई वगैरह होती है इनके बीच। तो देखिए ये लिखा है, हुमायूं ने मालवा छोड़ दिया और सैनिकों को बिला चलाकर अस्करी के पीछे भागा, और अपने भाई को राजस्थान में पकड़ा जाके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, बट आप याद रखना कि अपने भाइयों के खिलाफ ये भड़का दिया था, तो इसने अपने भाई को पकड़ने के लिए सैनिकों को चलाया, और अस्करी को जाके राजस्थान में पकड़ा। हम सिर्फ इसकी जो क्रीम है वो निकाल रहे हैं इस चैप्टर के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 24 मिनट। इस बीच मतलब इनकी जो संधि थी ना, इस बीच गुजरात और मालवा दोनों ही हाथों से निकल गए, क्योंकि दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। तो उसने बहादुर शाह ने फ़ायदा उठा लिया, गुजरात और इसके मालवा पर दोबारा
इसके कब्जे में आ गए, ठीक है। ये क्योंकि ये बाबर और क्या कहते हैं हुमायूं और उसका भाई आपस में लड़ रहे थे, तब तक इन्होंने गुजरात और मालवा पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर हमारे बहादुर शाह ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। कुछ ही समय बाद अपने एक जहाज़ में पुर्तगालियों से हुई मुठभेड़ में बहादुर शाह डूब गया और मर गया। मतलब इधर हुमायूं इसको तंग करे हुआ था, उधर पुर्तगाली भी तंग करे हुए थे। कुछ समय बाद वो अपने एक जहाज़ में पुर्तगालियों से हुई मुठभेड़ में बहादुर शाह डूब गया और मर गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अब होता है शेर खान से टकराव, ठीक है फ्रेंड्स। तो हुमायूं के मालवा अभियान फरवरी 1535 से फरवरी 1537 के दौरान, मतलब ये 2 साल चला युद्ध, 1535 से 1537 के दौरान शेर खान ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। मतलब ये 2 साल ना उधर गुजरात में ही उलझा रहा ये मालवा की तरफ। तब तक जो शेर खान था इसने अपनी मतलब स्थिति और मजबूत कर ली। अच्छे अच्छे इसने मतलब असला बारूद इकट्ठा कर लिया होगा। और जो बहादुर शाह था ना, इसके साथ इसका गहरा संबंध था, बहादुर के साथ उसका गहरा संपर्क था, जो भारी अनुदान लेकर और देकर इसकी शेर खान की मदद करता था। ये लिखा हुआ है, जो भारी अनुदान देकर उसकी सहायता करता था, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अब वो तो मर गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे करते हैं। फिर हुमायूं ने शेर खान के खिलाफ कूच किया, मतलब हुमायूं ने शेर खान के खिलाफ कूच किया और फिर से चुनाव को घेर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसी बीच शेर खान ने धोखे से रोहतास के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया, जहां यहीं तक ठीक है। इसी बीच शेर खान ने धोखे से रोहतास के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया। फिर उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गोंड पर अधिकार जमा लिया, ठीक है फ्रेंड्स, समझे। मतलब इधर हुमायूं ने शेर खान के खिलाफ मतलब कूच कर दिया, मतलब घेरा हिरा डाल लिया इसने। तो इधर इसने क्या किया, हुमायूं ने धोखे से रोहतास के मजबूत किले को पर अपना अधिकार कर लिया। फिर उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गोंड पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। अब ये देखना हुमायूं को भेजेगा कि भाई मुझे यहीं रहने दो, मैं बंगाल में रहने दो और मैं तुम्हें बिहार दे दूंगा। तो वो यहाँ है। गोंड पर विजय के बाद शेर खान ने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा। देखना फ्रेंड्स, ये बता चुका हूँ अभी मैंने जस्ट अभी कि गोंड को उसने जीत लिया। गोंड ये बंगाल की पुरानी राजधानी होती थी फ्रेंड्स, याद रखना इसको, बंगाल की पुरानी राजधानी गोंड थी। और गोंड को जीत लिया तो हुमायूं के पास उसने अपना प्रस्ताव भेजा, या कोई बंदा भेजा, या दूध भेजा, कोई मैसेंजर भेजा, या डाकिया, जो कुछ आप समझ पाओ। प्रस्ताव भेजा कि प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव में कहा कि अगर बंगाल को मतलब मेरे पास ही रहने दिया जाए या फिर उसके अधिकार में ही रहने दिया जाए तो वह हुमायूं को बिहार देगा। मतलब उसने कहा कि मुझे बंगाल में ही रहने दो, मैं यहीं का शासक ठीक हूँ। अगर तुम मुझे ऐसा करते हो ना मेरे लिए, तो मैं तुम्हें बिहार दे दूँगा। तो उसने कहा मैं वह बिहार को हुमायूं को सौंप देगा और सालाना 10 लाख खिराज देगा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल में जो भी कर्ज वगैरह देते थे उसे क्या कहते थे, उसे खिराज कहते थे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब नीचे चलते हैं। लेकिन हुमायूं मानता ही नहीं है, कहता मुझे बिहार वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10 लाख का कर्ज वगैरह जो भी सालाना में देना था, नहीं मानता वो। बंगाल में हुमायूं का अभियान इस विनाश की प्रस्तावना थी। मतलब वो बंगाल में ही चढ़ गया जाके और शेर खान पर चढ़ाई कर दी। पर शेर खान वहाँ से निकल के ना, शेर खान बंगाल को छोड़कर दक्षिणी बिहार में था, मतलब बिहार चला जाता है। या ये कह लो कि जब उसने बंगाल पर आक्रमण किया ना, तो वो शेर खान वहाँ था ही नहीं, वो उस टाइम बिहार में था, ठीक है फ्रेंड। नीचे कुछ हमारे लिए है नहीं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब तो ये तो था क्या कहते हैं, हुमायूं उधर लगा हुआ है शेर खान से निपटने के लिए कि भाई बंगाल भी चाहिए और बिहार भी चाहिए। तो इधर जो इसका जो छोटा भाई था ना हिंदाल, अब ये दोबारा मतलब इसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आ गया है। तो इसने कहा क्या मैं काबुल और कांधार के पीछे पड़ा हूँ, अब मुझे ना अपने भाई से ही निपटना है और मुझे सीधा पूरा मतलब मेन सेंटर में आना है। तो देखना आगरा के तख्त पे बैठने के प्रयास में
मतलब ये कहता है अपने भाई से कि मुझे अब आगरा का सम्राट बनाओ। बहुत मैं इधर उधर भटक लिया, मुझे जो मेन सेंटर है ना वहाँ उसकी गद्दी चाहिए। तो यही हरकत करता है। आगरा के तख्त पर बैठने के प्रयास में उसके छोटे भाई हिंदाल ने हुमायूं की स्थिति को और भी बदतर बना दिया कि मतलब अब तो मेरा भाई मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, गोंड में 3-4 माह, अब ये है ना बंगाल में, एक तरफ से तो ये इसका भाई कह रहा है कि मुझे वो बनाओ, राजा बनाओ या जो भी बादशाह बनाओ, और एक तरफ ये बंगाल में 3-4 माह अपना बंगाल पे डेरा डाले हुए था। अब वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा था इसे बंगाल में। ठीक है, तो 3-4 माह रहने के बाद यहाँ लिखा है हुमायूं बिना किसी गंभीर हानि के हानि से अपनी सेना को बक्सर के पास ले गया। ठीक है, क्योंकि बंगाल में तो कुछ जैसे मिल ही नहीं रहा था, तो हुमायूं ने अपनी मतलब कोई भी जोखिम उठाए अपनी सेना को बक्सर बिहार के पास ले गया। ये बक्सर का युद्ध आपने सुना होगा, ये बक्सर बिहार में पड़ता है। बक्सर के पास चौसा तक ले जाने में सफल रहा, अपनी सेनाओं को ले गया। इस बीच हिंदाल की बगावत को कुचलने के लिए कामरान आगरा पहुंचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हिंदाल कह रहा था कि मुझे राजा बनाओ, जो ये ऊपर अभी हमने पढ़ा है। तो जो ये कामरान था ना, जो शुरू में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये गरीबी के उन क्षेत्रों से फिर वहाँ चला जाता है लाहौर वगैरह में, तो अब ये मतलब अपने भाई से निपटने के लिए आ गया। इसी बीच हिंदाल बगावत को कुचलने के लिए कामरान लाहौर से आगरा पहुँच जाता है। ठीक है, जब उसे पता चला कि भाई का दिमाग सटक गया है और वो मतलब मेन सेंटर में आना चाहता है, तो ये वहाँ से वहाँ पहुँच गया आगरा। और यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, हुमायूं ने, जो ये हुमायूं था ना, इसने सबसे बड़ी गलती पहले तो ये कि अपना राज्य को डिवाइड कर दिया भाइयों में, और दूसरी इसने सबसे बड़ी गलती ये की कि ये बक्सर में सेना तो ले गया, लेकिन इसने जहाँ युद्ध होना था ना उस जगह का सही से चुनाव नहीं किया। मतलब कोई ऊट पटांग जगह रही होगी, वहाँ इसने मतलब डिसाइड किया कि यहाँ लड़ाई करेंगे। तो यही लिखा है फ्रेंड्स, की हुमायूं की युद्ध क्षेत्र का गलत चुनाव किया। हुमायूं ने मतलब गलत क्षेत्र का चुनाव कर लिया और ख़ुद को ऐसी स्थिति में डाल लिया कि उसे संभलने का भी मौका नहीं मिला। मतलब ऐसी जगह को इसने चुन लिया कि आगे वही बात आ गई कि आगे कुआ पीछे खाई, अब जाएं तो जहाँ कहाँ भाई। ठीक है फ्रेंड्स, वही कंडीशन आ गई है कि आगे कुआ पीछे खाई, अब जाएं तो जाएं कहाँ भाई। तो ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसमें मुश्किल आ गई। अब यहाँ से फ्रेंड ये लाइन पहले आएगी, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, चौसा की हार 1539 में। अब लड़ाई हुई तो शेर खान ने इसे हरा दिया। तो यहाँ लिखा है चौसा की हार मार्च 1939 के बाद युद्ध भूमि से हुमायूं मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस पैरे की ये है पहली लाइन, ये और ये दूसरी लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखिए, चौसा की हार के बाद 1539 में चौसा की हार होगी 1539 में। युद्ध भूमि में हुमायूं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं, पहले ये लाइन आएगी इस पैरे में, चौसा की हार के बाद 1539 में जो जो युद्ध हुआ था चौसा की हार के बाद युद्ध भूमि से हुमायूं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि लाइनें मैं ऐसी ऊपर नीचे से एडजस्ट करता हूँ कि सेंटेंस बढ़िया लगे, जो सेंटेंस बढ़िया लगे और कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, नीचे कुछ हमारे लिए है नहीं, तो थोड़ी देर और बस फ्रेंड 5-7 मिनट, उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा, तो वो आगरा पहुंच जाता है। तो हुमायूं ने, ये लिखा हुआ है ना, हुमायूं ने आगरा पहुंचकर जो सेना बनाई थी ना, मतलब वो आगरा पहुंच गया और अपना बदला लेने के लिए शेर खान से उसने आगरा में जो सेना बनाई थी ना, वह शेर खान का मुकाबला करने के लायक नहीं थी या मुकाबला कर नहीं सकती थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कन्नौज की लड़ाई होती है। कन्नौज की लड़ाई मई 1540 में हुमायूं के दोनों भाई थे ना, एक फ्रेंड्स, हाँ, जो इसके युद्ध के बारे में ना मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप पहले वीडियो कंप्लीट करते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर कन्नौज की लड़ाई होती है 1540 में, इसमें हुमायूं के जो दोनों छोटे भाई थे ना, अस्करी और हिंदाल, तो ये मतलब दोनों बहादुरी से लड़े।
ठीक है फ्रेंड्स। अब हुमायूं मतलब बिना राज्य का राजा था, क्योंकि इधर उसका भाई बगावत कर रहा था कि मुझे राजा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो हुमायूं मतलब बिना राज्य का राजा था, क्योंकि उधर से तो वो हार चुका था, और इधर जो आगरा में आया हुआ था, आगरा में जो नई सेना बनाई थी, तो वो उसका मुकाबला करने की नहीं कर सकती शेर खान का। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अब हुमायूं बिना राज्य का राजा था, जबकि काबुल और कंधार कामरान के हाथों में थे, क्योंकि इसका भाई कामरान और काबुल में बैठा हुआ था, कंधार और काबुल में। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इनके भाइयों में ही आपस में विद्रोह हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले में बताया, उसके अपने भाई उसके खिलाफ हो गए। अब कोई कह रहा था मुझे तो मेन सेंटर में आना है, राजा बनना है, और तो कई ये कह रहे थे कि उसे मार डालने या कैद करने का प्रयास करने लगे इसे हुमायूं को। ठीक है फ्रेंड्स। उसके अपने भाई उसके खिलाफ हो गए और उसे मार डालने या कैद करने का प्रयास करने लगे। हुमायूं ने मतलब चुपचाप रहा। हुमायूं धैर्य और साहस के साथ इन तमाम विपत्तियों का सामना किया। ठीक है फ्रेंड्स। हुमायूं ने धैर्य और साहस के साथ इन तमाम मुसीबतों का सामना किया। आखिर में ईरान के शाह के दरबार में शरण ली। मतलब उसके भाई उसे ढूंढ रहे थे, या तो कैद कर लेंगे या मार डालेंगे, लेकिन हुमायूं मतलब दुखों को झेलता रहा, भी मुश्किलों को सहता रहा, और आखिर में वो ईरान के शाह के दरबार में शरण ली तथा उसकी सहायता से। ठीक है फ्रेंड्स। अब इस शाह की सहायता से 1545 में कंधार और काबुल को जीत लिया। मतलब इसका भाई था ना जो कामरान, ये रहा देखो, ये काबुल और कामरान कंधार के हाथों में थे। अब इसने कामरान को हरा दिया। 1545 में कंधार और काबुल को जीत लिया, अपने भाई को हराकर जीत लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखना, आरंभ में हुमायूं के भाई बुरी तरह हम आरंभ में तो जो इसके भाई थे ना, मतलब पूरी तरह मतलब भाईचारा निभाते रहे, वफादार बने रहे। लेकिन जैसे जैसे ये शेर खां के पीछे पड़ गया ना, और वहाँ जाके शेर खां ने इसे हरा दिया, ये वही लिखा हुआ है। उनके बीच वास्तविक मतभेद शेर खानों की जीत के बाद उभरे। मतलब ये हारता रहा और वो जीतता रहा, तो इन्हें ये लगने लगा कि अब जो बड़े भाई है ना वो किसी काम के नहीं है, अब हमें राजा बनना है, हमें सेंटर में आना है, हमें आगरा की गद्दी चाहिए। तो ऐसे ऐसे ये मतलब इसी के खिलाफ हो गए और विद्रोह भड़क गया इन भाइयों के बीच में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो का एंड होता है। बस लास्ट पैरा है, लास्ट पैरा में हुमायूं कैसे मरता है ये लिखा हुआ है। हुमायूं कंगाल बना और फिर कंगाल से अमीर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। 1555 में सूर साम्राज्य के विघटन के बाद दिल्ली को फिर से जीतने में सफल रहा। मतलब 1555 में इसने दिल्ली को जीत लिया, फिर से जीतने में सफल रहा। दिल्ली में अपने किले के पुस्तकालय की इमारत से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जो मैंने बताया था पुस्तकालय जो बनाया था दीन पन्ना दिल्ली में, वह मतलब अपने पुस्तकालय की इमारत से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स ये था क्या कहते हैं हुमायूं का इतिहास। लेकिन कुछ लोग ये ऐसा बताते हैं कि ये हुमायूं बहुत ही मतलब कट्टर शासक था। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो से हटकर आपको बता रहा हूँ, जो इस किताब में नहीं लिखे हुए हैं। अगर आप कहीं से अगर डीप में पढ़ोगे ना, इससे भी डीप, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या कहते हैं, कई विद्वान ये कहते हैं कि ये हुमायूं ना बहुत ही कट्टर शासक था। कट्टर शासक इसलिए था क्योंकि ये जो हमारे क्या कहते हैं राम जी की मूर्ति थी ना, ये राम जी की मूर्ति को जो पहले गांव में क्या होता है, वो तराजू होता था ना, जिसे गांव की भाषा में तखड़ी और बाट कहते हैं, वो तराजू था। एक तराजू में मतलब राम जी की मूर्ति होती थी, और एक तराजू में जो ये गाय का मांस तौलने के लिए राम जी की मूर्ति का प्रयोग करता था। मतलब गाय गाय का मांस तौलने के लिए ना, ये तो जो बाँट होते हैं, जो आजकल किलो बाँट चलता है, 1 किलो 2 किलो, आजकल के तो बाँट चलते थे, लेकिन उस टाइम बाँट नहीं होते थे, तो वो जो बाँट का प्रयोग ना वो राम जी की मूर्ति से कंपेयर करता था ये, कि एक तराजू में मतलब गाय का मांस होता था, और दूसरी तराजू में तौलने के लिए बाँट का प्रयोग के लिए राम जी की मूर्ति का प्रयोग करता था। तो इतना ये कट्टर था। और दूसरा ये है कि ये मतलब वीक में 7 डेज होते हैं, तो सातों के सातों दिन ना अलग अलग कपड़े पहनता था,
और जो कपड़ों के साथ ना जो जो राजा महाराजा का जो पीछे वो पर्दा टाइप होता है, वो छल्ला टाइप बहुत ही लंबा कसा कपड़ा, तो उसी की वजह से इसकी मृत्यु होती है। कहते हैं जब ये दिल्ली के वो जो दीन बना शहर बसाया था उससे उतर रहा था ना, तो एक बार इसका पैर उसमें उलझ गया और ये उस इमारत की सीढ़ियों से गिरता हुआ लुढ़कता फड़कता ये मर गया उसी कपड़े में उलझने की वजह से। फ्रेंड्स यहाँ पे बुक बंद कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ हुमायूं से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ फ्रेंड, जो मैंने आपको शुरू में ही रिमाइंड कराया था कि अगर किसी को आवाज़ में मेरी दिक्कत आ रही हो कि मैं स्लो बोलता हूँ या किसी को आवाज़ में दिक्कत आ रही हो, तो आप अपने यूट्यूब के ऑप्शन के अनुसार आवाज़ को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके यूट्यूब में ऑप्शन है, वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बाबर के से रिलेटेड शुरू में आपको बताया कि उसकी तुर्की में लिखी हुई थी, तो प्लीज़ फ्रेंड उसे करेक्ट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो सॉरी फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और ये मैं फ्रेंड्स खुद ही से शूट कर रहा हूँ हाथों में कैमरा लेके, तो थोड़ी बहुत स्क्रीन हिल रही हो तो उसके लिए प्लीज़ फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर देना। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो मेरा तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फ्रेंड्स एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।